हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अभी तक आपने इसमें जो भी स्टडी करा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में या बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, आप एक देखिए जरा एट ए ग्लांस। बेसिकली जब हमने स्टडी की रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की, ठीक है, तो बेटा हमने देखा था कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या थे इसके मेन लिमिटेशंस? शायद आपको याद हो। इसका सबसे पहला लिमिटेशन तो यही था कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए थे। शायद आपको याद हो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम इज स्फेरिकल, इट कंसिस्ट मेनली टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस in which protons are present, whole positive charge is present, whole mass is present, and electrons revolve around the nucleus in the circular orbits। ठीक है, इन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने। लेकिन बेटा आप जानते हो, और इन्होंने भी एक्सप्लेन करा, दूसरी थ्योरीज ने भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में रेगुलरली घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। इसके अलावा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, तो हम देखते हैं कि इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अब आप रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हो, एनर्जी है। वैसे भी हमारे पास जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैकेनिक्स एंड फिजिक्स, कि अगर कोई चीज मोशन में होती है, रेगुलरली मोशन में रहेगी, ठीक है, इसके अलावा वो रेडिएशन भी इमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी खुद की एनर्जी कम होती जाएगी। इट लूजेस इट्स एनर्जी। और जब एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, एंड देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, then definitely its path would be smaller। फिर एनर्जी कम होगी, अट्रैक्शन की वजह से पाथ छोटे होते जाएंगे और एनर्जी कम होती जाएगी, then ultimately it will fall into the nucleus। ठीक है, मतलब अगर हम रदरफोर्ड की इस बात को माने कि इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि क्या फिर एटम एक टाइम के बाद, बेसिकली दिस इज द टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड्स, क्या इतने टाइम के बाद एटम डिस्ट्रॉय कर जाएगा? आपको पता है नहीं होता ऐसा, एटम स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन्होंने जो फाइनली, वैसे तो ना मॉडल एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, बट फाइनली जिन्होंने खुद की वर्डिंग यूज की कि जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, मॉडल कुछ ऐसा है। ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो फिर रेडिएशन इमिट करेगा, एनर्जी कम होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली इन द स्पाइरल वे इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सेकेंड मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी वाज दिस मॉडल could not explain this model could not explain line spectrum of element, basically हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनका जो हाइड्रोजन है उसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो लाइन क्यों मिलता है, लाइन फॉर्मेट में क्यों मिलता है। एंड थर्ड वन, दिस मॉडल could not explain डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एनर्जी।
ये तो बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन लिमिटेशंस थे जिन्हें ये एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर डेवलपमेंट हुई बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, डेवलपमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ, then it was based upon mainly electromagnetic wave theory, ठीक है, एंड देन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको भी आपने डिटेल में स्टडी करा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ही डेवलप्ड हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे, शायद आपको याद होंगे। क्या थे ये लिमिटेशंस? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनकी एक्सप्लेनेशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करा गया। एंड देन फाइनली आफ्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, आफ्टर द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, and after the study of spectrum even, the study of a spectrum, a new atomic model is developed by Bohr known as Bohr's atomic model, जिसके कुछ theories के points हैं, postulates हैं। So what are these points or postulates of Bohr's atomic model? देखिए, अब बोहर ने एटम को किस तरीका से डिस्क्राइब करने की कोशिश की और कैसे इन लिमिटेशंस को रिमूव करा गया, कैसे इन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करा गया। सो द मेन पॉइंट्स और पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स atomic model। postulates का मतलब imaginations। actually this is the theory not based on experiment, but जो अब तक स्टडी हुई थी, जो रदरफोर्ड ने स्टडी की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने स्टडी की, उसके हिसाब से ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी हुई। उसके बेसिस पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स समराइज करे और देखिए क्या है पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, according to this theory atom is spherical, इन्होंने भी यही कहा, and consist nucleus and electrons, nucleus and extranuclear part। न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, रदरफोर्ड का एक पॉइंट था, मैंने रिटेन करा, ठीक है। इन विच, अब जो चीज कही वो समझिए, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस electrons are revolved around the nucleus in the circular path called orbits। वैसे ये पॉइंट काफी हद तक बोहर से ही मैच कर, रदरफोर्ड से ही मैच कर रहा है। रदरफोर्ड ने भी तो यही कहा था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग भी तो यही चीज थी, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो चीज ऐड की, इन्होंने कहा सर्कुलर पाथ है, उन पाथ को ऑर्बिट्स बोलते हैं। लेकिन अगले पॉइंट को देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा इन एनी एटम देयर may be possible large numbers of such orbits or energy levels।
in which electrons may revolve. इन्होंने कहा कि एटम में ऐसे बहुत से ऑर्बिट्स होते हैं। रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था घूम रहा है, घूमता रहेगा, स्पाइरल वे में आके गिर जाएगा। इन्होंने कहा एटम के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें एनर्जी लेवल्स, नया वर्ड आया यहाँ पे, एनर्जी लेवल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। These energy levels are represented as K, L, M, N. आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑर्बिट्स नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। ठीक है, in any atom there may be possible large number of such orbits, energy levels in which electrons may revolve। ये चीज है। इनके अकॉर्डिंग, अब ध्यान देना, इनके अकॉर्डिंग किसी भी एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। Spherical, like this. Like this. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट शेल है इसे आप K कहिए, इसे L कहिए, इसे M कहिए, इसे N कहिए, इसे O कहिए, इसे P कहिए और ऐसे कहते जाइए। दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। ठीक है, उन्होंने कहा किसी भी एटम में डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब नया वर्ड यूज होगा, थर्ड, एनर्जी associated with each energy level or orbit is constant or fixed or quantized। मैं इस quantized वर्ड को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, भी लिख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी में भी रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आगे जाते हो एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है वो सबसे कम है, फिर सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट, एनर्जी बढ़ती जाती है। एंड एट लास्ट किसी भी एटम में वैसे तो इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं ऑर्बिट्स के, सबसे लास्ट में जो इन्फिनाइट लेवल ऑफ एनर्जी होगा उसकी एनर्जी जीरो है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाती है, हालांकि एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे ऑर्बिट्स के बीच में गैप धीरे धीरे कम करता गया, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। एंड एनर्जी इज द फिक्स ऑफ ईच एनर्जी लेवल। इसका एक फॉर्मूला भी आपको दे रहा हूँ, एनर्जी एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज -13.6 over n square into z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी ये होती है, फिक्स होती है, where z is the atomic number, z एटॉमिक नंबर है, और जो मैंने यहाँ पे n लिखा है बेसिकली ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, कोई भी ऑर्बिट हो सकती है। बात समझ आ गई? ये 3 पॉइंट्स आपको लिख के बताए। अगला पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर, ये आपने फिजिक्स में वर्ड सुना होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच एनर्जी लेवल, ये एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ईच ऑर्बिट
associated with each orbit is also quantized और फिक्स्ड। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसके अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और जिसके अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड एज mvr and it is nh/2π। एंगुलर मोमेंटम को mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है और इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है r, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है m × v × r and it is found to be whole number multiple of h/2π। h/2π का मतलब है बेटा h is the Planck constant, ठीक है, h is the Planck constant, 2π उसका रिवोल्यूशन है, so h × 2π means कि एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है h/2π where h is the Planck constant। n की वैल्यू ये है, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 × h/2π, सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2 × थर्ड ऑर्बिट में है देन 3 टाइम्स, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। अल्टीमेटली जो बोहर ने बताने की कोशिश की, अब मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ, ये तो पॉइंट्स थे अगर आपको याद रह जाए। देखो बोहर के अकॉर्डिंग किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। इन्हीं एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट बेसिकली हम बोलते हैं फॉर द सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इन ऑर्बिट्स को आप k l m n या 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। इनमें से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी और अपने एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है और वो वही रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है, वहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन फिर रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट कौन सा गलत था, लेकिन जब ये रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी देन इट विल फॉल इनटू द सम लोअर एनर्जी लेवल, फिर वहां पे घूमेगा। एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। These energy levels are also called stationary energy levels, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, स्टेशनरी। ये स्टेशंस की तरह है। आपने सुना है कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कभी किसी एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाते। जिस प्लैनेट की जो मोमेंटम है, जो एनर्जी है, वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है। हाँ, अगर कभी कोई मूवमेंट हो, हम कहीं से एनर्जी प्रोवाइड करें कि प्लैनेट को इतनी एनर्जी दे दें कि वो किसी दूसरे की ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनका तो मास बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो हम सैटेलाइट्स डालते हैं उसमें ऐसा हो जाता है कि जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग उसकी ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं। ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं। द एनर्जी लेवल विच इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के एकदम क्लोजेस्ट होता है, इसे बेटा हम ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं। दिस इज द एनर्जी लेवल हैविंग लीस्ट एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ जाता है, फिर ये यहाँ घूमता रहता है, फिर कोई इमिशन नहीं है, फिर कोई रेडिएशन इमिट नहीं करता। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में होता है तो वो कभी न्यूक्लियस में नहीं गिर सकता, बिकॉज इट हैज इट्स लीस्ट एनर्जी। इस ऑर्बिट के अलावा बाकी जो और दूसरे एनर्जी लेवल्स हैं, all these energy levels are called excited energy levels। इनकी एनर्जी फिर बढ़ती जाती है, ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल कहलाते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि बोहर के अकॉर्डिंग एटम में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। हर एक सर्कुलर ऑर्बिट की, सर्कुलर पाथ की जिसमें वो घूम रहा है, एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं ड्राइव भी कराऊंगा।
energy of each energy level is found to be minus 13.6 z square over n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, हर एक एनर्जी लेवल की वेयर n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय mvr। m इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम, mvr हो गया एंगुलर मोमेंटम। as we vary distance from nucleus to the different orbits, energy increases, but remember energy difference between the orbitals decreases। एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, 2 1 3 2, मतलब जो एनर्जी 2 और 1 की है ये ज़्यादा है, पर अगले 2 और 3 की एनर्जी और कम है, फिर जो एनर्जी आपके पास 4 और 3 का गैप है वो और कम है। ऐसे ऐसे एनर्जी डिफरेंस ये कम होता जाता है, बट एनर्जी बढ़ती जाती है विद द डिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब आप कह सकते हो कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यहाँ से कैसे एक्सप्लेन हुआ, उसकी जो लिमिटेशन थी। सो ऑब्वियस है, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, करता रहेगा, लेकिन किसी ऑर्बिट में ही करेगा जिसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी है। बहुत से ऑर्बिट्स है स्टेशनरी लेवल से, जब किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस लेवल से कम हो जाएगी तो वो अपने से लो एनर्जी लेवल पे आ जाएगा और वहां घूमता रहेगा। उससे भी कम हो गई तो उससे नीचे वाले लो एनर्जी लेवल पे आ जाएगा और वहां पे रिवॉल्व करता रहेगा। अल्टीमेटली एट लास्ट वो अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आ जाएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल में होगा तो वो कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करेगा और वहां पे विदाउट एनी इमिशन ऑफ द रेडिएशन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन बेटा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो आपको थ्योरी समझाई गई है, दिस थ्योरी इज ट्रू ओनली फॉर, कहना तो चाहिए कि दिस थ्योरी इज ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन। उन्होंने तो पूरा एटॉमिक मॉडल दे दिया सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, और फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब है कि जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू है, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, हीलियम प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, बोरॉन 4 प्लस। ये आपके सामने कुछ मैंने स्पीशीज लिखे हैं जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। हालांकि और भी बहुत से इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स और डाउट्स हो मुझे बताओ। पहले बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को समझने की कोशिश करिए। मैं ये फॉर्मूले भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करके भेज दे रहा हूँ, बट डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ओनली ऑब्जेक्टिव। सो दिस कंटेंट इज ओनली फॉर सब्जेक्टिव लेवल। अगर स्कूल में आता है तो ये पॉइंट्स आपने लिखने होंगे, ठीक है। सो प्लीज वॉच इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन कॉल मी, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।